तो आज हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, ये सारे पॉलिनोमियल, ये सारे टर्म से आप परिचित हैं। ये सारे टर्म्स के बारे में आप जानते हैं पहले से ही। तो बाइनोमियल का मतलब हो गया दो टर्म्स होने चाहिए, और बाइनोमियल जो होगा उसका जो आज हम लोग इंडेक्स की बात करेंगे। बाइनोमियल के ऊपर अगर कोई पावर है, जैसे x प्लस वाई ले लीजिए, x माइनस वाई ले लीजिए, और उसका पावर 0 कर दीजिए, या उसका पावर 1 कर दीजिए, या 2 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, कुछ भी जो आप बाइनोमियल टर्म लेते हैं, यानी दो टर्म लेते हैं, उन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, और उसका कोई भी पावर हो, पॉजिटिव होना चाहिए वो पावर, और आप समझिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर अगर है पावर में, बाइनोमियल कोई चीज लिखी हुई है, उसका पावर क्या है? नेचुरल नंबर। अगर कुछ ऐसा है तो उसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं? एक्सपेंशन का मतलब आप समझते हैं ना, एकदम बेसिक बात करेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस तक की सारी बात करेंगे। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, और पूरा कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन और सारी चीजें इसमें हम कवर करने वाले हैं। बाइनोमियल का मतलब देखिए, यहां पर सारा कुछ मैं लिख के पहले से रखा हूं ताकि टाइम कम लगे, लेकिन कुछ चीजें समझते हैं पहले। बाइनोमियल का मतलब आप ले सकते हैं x प्लस वाई, और इसका पावर मान लीजिए आपने 3 कर दिया। मान लीजिए आप कहते हैं नहीं, x माइनस वाई है, इसका पावर हम 25 करेंगे, ये कर दिया। तो अब जब आप इसका होल क्यूब ब्रेक करेंगे तो इसमें कुछ टर्म्स मिलेंगे ना। जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप ब्रेक करते हैं तो उसमें आखिरकार आपको क्या मिलता है? मिलता है एक्स स्क्वायर, है ना। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये तीन टर्म्स आपको मिल जाते हैं जब आप इसे एक्सपेंड करते हैं, जब आप इसका एक्सपेंशन करते हैं। इसी तरह से जब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो क्या मिलता है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, यानी इसमें 4 टर्म्स मिल गए आपको। इसी तरह से इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें भी कुछ टर्म्स मिलेंगे। तो वो कितने टर्म्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। और ये सारी बातें जो होने वाली हैं, इसमें कुछ बातें और हैं जिसे आप समझने का प्रयास करिए। जैसे एक यहां पर लिखा है, इसी के थ्रू हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए a प्लस बी, इसके ऊपर 0 पावर है, तो इसका मतलब 1 हो गया। अगर आप किसी नंबर पर पावर 0 लगाते हैं तो वो 1 ही तो आता है ना, तो इसलिए 1 हो गया। तो आप कह सकते हैं इसके एक्सपेंशन में एक टर्म मिला आपको। और अगर a प्लस बी का पावर 1 है तो इसका मतलब a प्लस बी, यानी 2 टर्म्स मिले। और ये जो a लिखा है, ये b मैं हटा रहा हूं, थोड़ा दूरी पर लिख रहा हूं। ये जो a लिखा है, इसमें आप किस चीज से मल्टीप्लाई हुआ मानते हैं? तो पता चला 1। आप मानते हैं कि 1 से a पर मल्टीप्लाई किया गया है। आप मानते हैं कि b पर 1 से मल्टीप्लाई हो चुका है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो 1 है, this is multiplying on A and this one is also multiplying on B। लेकिन आप जब यहां पर आते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, ये सारे फार्मूले आपको याद हैं। इसमें कुछ बातें हैं जो मुझे करनी है, इस वजह से मैं सारी बातें कर रहा हूं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई हुआ है ऐसा मानते हैं, और यहाँ का जो b स्क्वायर है, इसमें भी आप मानते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। लेकिन यहां पर 2ab में 2 से मल्टीप्लाई पहले से है। अब आप सोचिए जरा, इस 1 को, इस 2 को क्या कहेंगे हम? इसको हम क्या कहेंगे? इसी तरह से a प्लस बी होल क्यूब में आप देख रहे हैं कि हर एक टर्म के साथ कोई ना तो कोई यहाँ एक नंबर है। आखिरकार इस 1 को क्या कहेंगे, 3 को क्या कहेंगे, इस 3 को क्या कहेंगे?
यहां पर भी 1 एज्यूम किया जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिख लेते हैं, बी क्यूब, और यहां पर 1 है, तो इस 1 को क्या कहेंगे। इसी तरह से इसके लिए भी तो आते हैं उस मुद्दे पर। एक वर्ड है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। तो ये जो कोफिशिएंट वर्ड है, आप ये समझिए, ये जो 1 है इसे आप कहेंगे कोफिशिएंट है, ये जो 1 है इसे आप कहेंगे कोफिशिएंट है। यानी ये जो सारी चीजें हैं लगाई गई, बताई गई, ये सब, ये 1 3 3 1, यहाँ पर 4 6 1, और इसके साथ 1, इसके साथ 1, ये सारे कोफिशिएंट्स कहे जाते हैं। इनको कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसमें। तो ये जो मल्टीप्लाई करते हुए नंबर्स हैं, इन्हीं को कोफिशिएंट कहते हैं। अभी इन सब चीजों का इस्तेमाल है आगे, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा है ये सब चीजें समझते हुए चलिए, तो आपको आगे और ज्यादा मजा आएगा। ये चैप्टर ऐसा है भी जो कई दृष्टिकोण से, यानी कई पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कई का मतलब आप अगर इन सारे बेसिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं तो ये आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत कारगर है। बड़ा अच्छा चैप्टर है ये, तो इसे आप अच्छी तरह से समझिए। तो a प्लस बी होल टू द पावर 0, इसको जब आपने एक्सपेंड किया तो एक टर्म मिला। इसको आपने एक्सपेंड किया a प्लस बी टू द पावर 1, तो यहां पर आपको 2 टर्म्स मिल गए। अगर आपने इसे a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 3 टर्म्स मिल गए। इसी तरह से a प्लस बी होल क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 टर्म्स मिल गए। अब जब a टू द पावर 4 को एक्सपेंड किया गया, 1 2 3 4 5 टर्म्स मिल गए। इसका मतलब एक अंदाजा लगाइए, एक आइडिया लगाइए, तो आपको मिल रहा है कि ये जो a प्लस बी है, इसका पावर जब n करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n विल बी n प्लस 1। यानी जब आप इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो देखिए 0 प्लस 1, यानी यही है ना, n की वैल्यू यहां पर 0 है ना, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1। यहां पर 1 है n की वैल्यू, तो n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो 2 टर्म्स मिल गए। यहां पर 2 है n की वैल्यू, 2 प्लस 1 यानी 3 टर्म मिल गए। 3 है n की वैल्यू, तो 3 प्लस 1 यानी यहाँ पर 4 टर्म मिल गए। यहाँ पर 4 है तो 4 प्लस 1 यानी 5 टर्म्स मिल गए। तो आप ये देख रहे हैं ट्रूली कि अगर a प्लस बी टू द पावर n आप करते हैं तो ऐसे केस में नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन आपको मिलता है वो n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो एक बात तो ये क्लियर हुई कि n प्लस 1 मिलेगा। अगर हम a प्लस बी टू द पावर 6 कर लेते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 7 होंगे। 7 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। एक चीज ये क्लियर हो गई कि जब आप किसी बाइनॉमियल पर आप कोई भी पॉजिटिव इंडेक्स बनाते हैं तो लगाते हैं, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलते हैं, ये चीज क्लियर हुआ आपका। अगर दूसरा चीज उठाइए यहीं पर कि अगर मान लीजिए आपके पास a प्लस बी टू द पावर 10 है और अब आप इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या टर्म्स मिलेंगे। यानी a टू द पावर 10 ये तो ठीक है, प्लस अब यहां पर क्या आएगा, a b, यानी मैं जानना चाह रहा हूं कि कोफिशिएंट क्या आएगा। फिर आगे a, और देखिए 2 ही चीज तो है, a और b, और जरा गौर से देखिए तो पहले वाले टर्म में और लास्ट वाले टर्म में वही दोनों नंबर हैं। पहले वाले में, लास्ट वाले में वही दोनों नंबर हैं। यहां पर 0 पावर है इसलिए वो 1 हो गया है। अब इसका पहला वाला और लास्ट वाला टर्म जब आप देख रहे हैं तो वही दोनों नंबर हैं। पहला टर्म जब आप देख रहे हैं, लास्ट देख रहे हैं, तो यही दोनों नंबर्स हैं जो लिए गए हैं बाइनॉमियल में। अच्छा, लेकिन ये जो बीच के नंबर्स मिल रहे हैं इसमें a और b है हर जगह पर।
ए और बी है, और इन सारे ए और बी के साथ कोई ना तो कोई एक नंबर एसोसिएटेड है, लगा हुआ है, मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी एज अ कोफिशिएंट उसके साथ बना हुआ है। तो मैं यही कह रहा हूं आपसे कि अगर आप मान लीजिए a प्लस बी का 10 पावर करना चाह रहे हैं, तो a का पावर 10 पहले वाले और एकदम लास्ट में b का पावर 10 आपको मिल जाएगा। लेकिन बीच में देखिए जरा, अगर मान लीजिए इस तरह से आप लिखते हुए चले जाते हैं और एकदम लास्ट में b का पावर 10 मिलता है, तो एक ये हो गया, एक ये, टोटल कितने टर्म्स होंगे? 11 टर्म्स हैं, 11 टर्म्स हैं। तो एक ये, तो 11 में से 2 अगर आप निकाल दें तो बाकी 9 टर्म इसके बीच में आएंगे ना, इन दोनों के बीच में। तो ये जो 9 टर्म है, हर एक टर्म में ए बी हर एक टर्म में ए और बी होगा। लेकिन इस ए बी के साथ कोई ना तो कोई एक नंबर हर बार मल्टीप्लाई कर रहा होगा, हर बार मल्टीप्लाई कर रहा होगा। तो वो जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कोफिशिएंट जो है, वो क्या आएंगे? अब आइए उसकी बात कर लेते हैं कि कोफिशिएंट्स हम ऐसे बनाते हैं। उनके बीच में जो नंबर्स आते हैं, ये जो नंबर आया है बीच में, ये जो बीच में 6 आ गया, ये जो बीच में 4 आ गया है, ये 3 आ गए हैं 2, ये कैसे आ जाते हैं? थोड़ा सा इस पर हम बात कर लेते हैं। तो ये समझने के लिए हमें ये ट्री समझना होगा, ये वाला ट्री समझना होगा अच्छी तरह से। तो ये ट्री समझने के लिए एक बात अपने दिमाग में ये बना के रखिएगा कि फर्स्ट और लास्ट ये केवल कोफिशिएंट लिखे जा रहे हैं। यहां पर हम कोफिशिएंट लिख रहे हैं, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, यानी कौन सा नंबर इसमें मल्टीप्लाई करेगा, उस ए बी के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेगा, केवल वो मल्टीप्लाई करने वाले नंबर्स यहां से हमें इस ट्री से मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हमेशा 1 रहेगा। आप गौर करिए, 1 से मल्टीप्लाई 1 से, 1 से मल्टीप्लाई 1 से, 1 से मल्टीप्लाई 1 से, यानी हर बार जो लास्ट वाला मल्टीप्लायर होगा, कोफिशिएंट होगा, वो 1 ही होगा। तो इसका मतलब लास्ट वाले सारे 1 होंगे। ये एकदम फाइनल हो गई बात। अब दूसरी बात करते हैं। देखिए, जब आप a प्लस बी का पावर 0 किए तो उसके लिए यहां 1 लिख लीजिए। a प्लस बी का पावर 0 जब आपने किया तो इसके लिए यहां पर 1 आ गया, और इसमें 2 टर्म्स आए, तो आप ये जानते हैं फर्स्ट और लास्ट में 1 ही आएगा एज अ कोफिशिएंट। तो इसका मतलब हुआ पहला और लास्ट इन दोनों के लिए 1 ही आएगा एज अ कोफिशिएंट। और देखिए लिखा भी है a प्लस बी। अब बात होती है कि इसके लिए कोफिशिएंट हम कैसे निकालें? तो इसके लिए 3 टर्म्स आ रहे हैं। पहले आप 1 लिखिए, इसके बाद इन दोनों को ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद जो आए उसे लिखिए, और फिर लास्ट में 1 आएगा। आप समझ रहे हैं ना, पहला और लास्ट वाला तो 1 फिक्स है। अब अगर आप इस क्यू की बात करें तो आप देखिए, जो पहला टर्म आएगा उसके लिए 1 एज अ कोफिशिएंट लिख लिया, और दूसरा टर्म जो आएगा उसके लिए एज अ कोफिशिएंट आपने 3 लिख लिया। इन दोनों को ऐड करके 3 आएगा तो वो लिख लिया। तीसरे वाले के साथ इन दोनों को आपने 2 और 1 को ऐड किया, और 3 आया तो वो लिख लिया, और लास्ट में 1। अब आप जरा चेक करिए कि बात सही है कि नहीं। पहला वाला कोफिशिएंट पहले टर्म के लिए देखिए यहां पर 1 है, दूसरे वाले टर्म के लिए कोफिशिएंट यहां पर 3 है, तीसरे वाले टर्म के लिए कोफिशिएंट 3 है, लास्ट वाले टर्म के लिए कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह से पहले, अब जब आप 4 पावर का एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें 5 टर्म्स आएंगे, 5 टर्म्स मिलेंगे। तो आप देखिए, पहले वाले का कोफिशिएंट तो आपने फिक्स कर लिया 1, दूसरे वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा? अब इन दोनों को ऐड करिए, क्या आया? 4, और उस 4 को आप दूसरे वाले के साथ एज अ कोफिशिएंट ले लिया आपने। फिर अगर आप तीसरे वाले का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करके 6 आएगा, और वो 6 आया, और वो देखिए 6 आया हुआ है। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए अगर कोफिशिएंट निकाल रहे हैं तो आपने इन दोनों को ऐड कर लिया, और जो आया वो 4 है, वो देखिए 4 है। और लास्ट वाले के लिए 1 एज अ कोफिशिएंट होता है। जरा देखिए, अब a प्लस बी, गौर से इसे समझिएगा। अगर a प्लस बी टू द पावर 5 इसे हम
निकालना चाहें तो ये लाइन मैं थोड़ा सा यहां से हटा रहा हूं और इस लाइन को हल्का सा टेढ़ा कर रहा हूं मैं। तो ये जो पहला टर्म इसका आएगा उसका कोफिशिएंट तो 1 बनेगा, ठीक है। जो दूसरा टर्म आएगा उसका कोफिशिएंट 1 + 4 यानी 5 बनेगा, वो आ गया। तीसरा वाला जो टर्म बनेगा उसमें जो कोफिशिएंट बनेगा 6 और 4 ऐड किया आपने तो ये मिला 10, ये आएगा। नेक्स्ट वाला जो बनेगा कोफिशिएंट वो 6 और 4 को ऐड करके जो आएगा वो बनेगा। फिर नेक्स्ट वाला जो टर्म आएगा उसमें कोफिशिएंट 5 आएगा और लास्ट में एकदम 1 आएगा। यानी अगर आप इसे लिखने का प्रयास करें तो आप ये कह सकते हैं पहला वाला जो टर्म है उसमें कोफिशिएंट 1 होगा, इस इक्वल को भी थोड़ा इधर कर लिया, और फिर इसके बाद जो दूसरा टर्म आएगा उसमें 5 होगा, तीसरा टर्म, चौथा और पांचवा और छठा, 6 टर्म आएंगे। और अब एक बात को गौर से और देखिए जरा, जब आप इस बात को जो मैं अब शेयर करने वाला हूं आपसे, जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप चीजें क्रिएट करने लगेंगे, खुद से क्रिएट करने लगेंगे। अभी आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि a + b या a - b हो, उसका पावर मान लीजिए 7 कर दिया जाए, 8 कर दिया जाए, तो उसे भी आप सीक्वेंस वाइज आराम से लगा पाएंगे। तो वो क्या चीज है, एक बात आप यहां समझिए, जब a + b का पावर 2 आपने किया था तो आपको ये सारा कुछ मिला था ना, ये सारा कुछ मिला था ना। तो अब जरा देखिए यहां a और उसका 2 पावर, लास्ट वाला b और उसका 2 पावर, यहां पर a फर्स्ट वाला और उसका 3 पावर, b का 3 पावर, a का 4 पावर, b का 4 पावर, फर्स्ट और लास्ट बनेंगे। इसी तरह से अगर आप ये कहते हैं, यहां 1 लिखा हुआ था, अगर आप ये कहते हैं कि फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला टर्म a बनेगा और उसका 5 पावर ये बनेगा। इसके बाद आप सेकेंड टर्म लिखना चाह रहे हैं तो सेकेंड टर्म में 5 एज अ कोफिशिएंट आ जाएगा। एक बात हो गई। अब जरा दूसरी बात समझिए कि a का पावर धीरे धीरे कम होता हुआ चला गया है। देखिए a का 3 पावर है, a का 2 पावर है, फिर 1 पावर है, फिर कोई पावर नहीं है। देखिए a का 4 पावर है, 3 है, 2 है, 1 पावर है और कोई पावर नहीं है। इसका मतलब यहां पर a का 4 पावर बनेगा या नहीं? देखिए कम ही तो करना है ना। a के यानी ये जो फर्स्ट वाला टर्म आप ले रहे हैं इसका पावर कम ही तो करते हुए जाना है ना। ये गए और इसके बाद मान लीजिए हम नेक्स्ट एक टर्म यहां हमने लिखा, दूसरा यहां, अब तीसरा टर्म लिखने जा रहे हैं। तो तीसरे टर्म के लिए कोफिशिएंट हमने यहां से उठा दिया, 10 ले लिया, और यहां पर 5, 4, तो ऑब्वियस सी बात है a का 3 पावर यहां पर बनेगा। सही है, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट टर्म आप उठाना चाहते हैं 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, फोर्थ में कोफिशिएंट तो 10 बन जाएगा, लेकिन a का क्या पावर बनेगा? a का पावर 2 बनेगा। और इसके बाद नेक्स्ट टर्म फिफ्थ, मान लीजिए फिफ्थ टर्म आप उठाते हैं, है ना, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5, फिफ्थ टर्म उठाते हैं तो कोफिशिएंट 5 आएगा। और देखिए a का क्या पावर बनेगा? इस तरह से करते हुए 2 पावर तक, फिर यहां a का 1 पावर बनेगा, और फिर एकदम लास्ट में जब आप आएंगे तो कोफिशिएंट तो 1 आएगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला टर्म है, अब लास्ट वाले टर्म की बात करना शुरू कर रहे हैं। देखिए b की बात करने जा रहे हैं, तो अभी तो a की बात कर रहे थे, तो b की जब आप बात करेंगे तो b का यहां 5 पावर आएगा, b का यहां 5 पावर आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों कहा हमने डायरेक्ट? देखिए यहां क्यूब था तो b का, और यहां पर भी b का है, तो b का जो पावर है लास्ट में आकर के वो यही इंडेक्स बनता है। a का पावर जो शुरू में होता है वो यही इंडेक्स बनता है। अब आप एक बात और गौर करिए इसी में, अभी यहां पर दूसरा टर्म यहां पर जो दूसरा टर्म है, हाँ ठीक बोल रहा हूं, यहां पर जो दूसरा टर्म है उस टर्म पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, यानी b के बारे में जरा यहां से भी सोच सकते हैं। एक यहां पर 2 लिखा है, मतलब पावर 2 है, तो b जो है
देखिए यहां पर b का कोई पावर नहीं है, यहां पर b का एक पावर है, फिर यहां 2 पावर है। इसका मतलब क्या हुआ, b का 0 पावर, 1 पावर, 2 पावर। फिर जरा देखिए b का यहां 0 पावर, यहां 1 पावर, यहां 2 पावर, यहां 3 पावर। आप देख रहे हैं ना, 0 1 2 3, यानी b का पावर बढ़ता जा रहा है हर बार। जरा गौर करिए, देखिए यहां पर अगर 4 पावर को आप एक्सपेंड करते हैं तो यहां पर b का क्या पावर है, b का 0 पावर है, फिर 1 पावर, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो आप देख रहे हैं ना, b का पावर बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब यहां पर b का 0 पावर, तो b का 0 पावर तो 1 हो जाएगा और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रिजल्ट रहेगा। इस वजह से यहां पर हम b का 0 पावर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर b आएगा, b का 1 पावर यहां आएगा, यहां b का 2 पावर आएगा, यहां पर b का 3 पावर आएगा, क्योंकि हमें बढ़ते हुए सीक्वेंस से लेके चलना है, b के पावर को बड़ा करते हुए लेके चलना है, 3 पावर। यहां पर b का 4 पावर होगा और यहां पर b का तो 5 पावर है ही। यानी आपने अरेंज करना सीख लिया। अब देखिए ये फार्मूला आपने बना दिया, a प्लस b टू द पावर 5 इज लाइक दिस। आप समझ रहे हैं बात को। तो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसमें अगर एक लिमिट तक बात की जाए, अब आप समझिए बात को। अगर a प्लस बी टू द पावर मान लीजिए सपोज करिए 25 दे दिया गया, तो उसमें 26 टर्म्स आएंगे। अब 25 तक आप इस तरह से कब तक कैलकुलेट करेंगे? दिस विल टेक टू मच टाइम। दैट्स व्हाई आप एक जनरल बात पर अब आ जाइए। तो जो जनरल बात होती है वो समझने से पहले आपको एक टर्म समझना होगा, और वो है कॉम्बिनेशन। एक वर्ड है कॉम्बिनेशन, है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वो आपके पास एक चैप्टर है, उस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कॉम्बिनेशन आता है। तो उसमें एक चीज इंट्रोड्यूस की गई है NCR, और मैं इस पर मैं बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं इसे बताने जा रहा हूं कि हाउ दिस कैन बी रिटन, इसको कैसे लिखते हैं। तो वहां पर जब उस चैप्टर की बात आएगी तो उसमें सारा डिटेल में मैं बात करूंगा। तो NCR, इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब बात आती है, फैक्टोरियल को 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और एक नोटेशन ये भी होता है। 2 फैक्टोरियल के नोटेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फैक्टोरियल 5 लिखना है, तो आपने इस तरह से लिख दिया फैक्टोरियल 5, दिस इज राइट। अगर फैक्टोरियल 5 इसमें लिखना है तो आपने इस तरह से फैक्टोरियल 5 लिख दिया। यानी अगर ये करना है तो आप लेफ्ट हैंड में किसी डिजिट को रखेंगे, और अगर ये नोटेशन देना है तो राइट हैंड में डिजिट को रखेंगे। तो अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। फैक्टोरियल 5, इसी को उठा लेते हैं, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि इस 5 को आप सीक्वेंस से 1 कम करते हुए और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। 1 कम करते हुए यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये एक सीक्वेंस में मल्टीप्लिकेशन होता है, और उसको समराइज करके, उसको कलेक्ट करके एक ही बार में फैक्टोरियल 5 लिख दिया गया। आपको अगर फैक्टोरियल 6 लिखना है तो आगे सी बात है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कुछ इस तरह से लिखेंगे। सपोज करिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, इसी पर कह दिया जाए कि फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7, इसकी वैल्यू बताइए। तो आप इसे कुछ इस तरह से लिखिएगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दिया जाए, आइए मिल करके। तो इसे क्या लिखिएगा, ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अब देखिए 7 के बाद 7, यहां नीचे 7 है ना, इसीलिए थोड़ा सोचिए। 7 के बाद ये सारे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में 1 तक आएंगे ना। तो आप ये जैसे इसी को उल्टे तरीके से कहिए, इसी बात को उल्टे तरीके से कहिए। क्या
कि भाई कहीं पर लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसको हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। तो वही बात तो यहाँ पर भी आपको मिल रही है ना। यहाँ क्या लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और इस तरह से इंटू 1 तक ये पूरा लिखा है। तो ये तो फैक्टोरियल 7 है ना। तो इसे आप इतना बड़ा पूरा लिखने के जगह पर थोड़ा सा सोचिए, ठहरिए, रुकिए और आप इसे फैक्टोरियल 7 लिख दीजिए और इसे फैक्टोरियल 7 एज इट इज रहने दीजिए। यानी अब आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं और 10 इंटू 9 इंटू 8 यानी ये 720 आपका फाइनल आंसर हो जाता है इसका। तो कहने का मतलब एनसीआर आपके समझ में आना चाहिए। तो अब इसी पर एनसीआर को थोड़ा सा और तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। अभी आपने ये सीखा कि फैक्टोरियल को हम कैसे ब्रेक करते हैं। बात कर लेते हैं NC0, इसकी बात कर लेते हैं। इस फार्मूले की बात अगर हम माने तो हम ये कह सकते हैं दिस NC0 कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n-0। और यहां पर एक चीज समझिए, फैक्टोरियल 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आप ये कह सकते हैं कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इज 1 इंटू n-0। n-0 इज ऑलवेज n ओनली n। तो आपने कहा कि ये तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n हो गया, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। यस, दिस इज ट्रू। NC0 इज कैलकुलेटेड इन दिस वे। अगर मान लीजिए NC2 इसे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 ऐसे लिख सकते हैं। और अब जरा इसके बारे में सोचिए, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो फैक्टोरियल n है आखिर 1 कम करके ही तो लिखना है हर बार और मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है फैक्टोरियल के केस में। तो आप n लिखे और इसे आपने कहा n-1, आगे एक कम कर दिया और फिर n-2 n-3 करते हुए 1 तक आप जाएंगे। तो ये जो n-1 n-2 n-3 ये सब मिलेगा, ये तो सारा कुछ फैक्टोरियल n-1 के इक्वल हो जाएगा ना। अब जरा गौर करिए, आप इसको लिखने का ढंग मैं शेयर कर रहा हूं आपसे कि फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, n आ जाओ भैया, फैक्टोरियल n लिखा हुआ है और इसे आप कहना चाहते हैं कि n इंटू n-1, ये n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू इस तरह से इंटू करते हुए लास्ट तक पहुंच रहे हैं 3, 2, 1 यहां तक पहुंच रहे हैं आप। अच्छा, अब आप एक बात बताइए कि अगर आपको फैक्टोरियल n-1 दिया गया होता तो आप क्या लिखते इसी सीक्वेंस पर? तो आप यही लिखते ना कि n-1 इंटू, अब अगला जो लिखते वो एक और कम कर देते तो n-2 आता, एक और कम करके लिखते n-3 आता और इस तरह से ये भी तो लास्ट तक जाता 3, 2 इंटू 1 यहां तक जाता है ना। तो इसका मतलब ये इतनी जो पूरी चीज है ये n-1 फैक्टोरियल है। इसका मतलब हुआ मैं इसे अगर हटाऊं, अच्छा नहीं हटाता, मैं इसे अगर ऊपर वाले को ये इतने चीज को अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, n और ये रहा, ये पूरी बात यहां से लेके और लास्ट तक ये पूरी बात फैक्टोरियल n-1 ही तो है। ये देखिए, ये पूरी बात इस पूरी बात को इस पूरी बात से मैच करा के देखिए ये दोनों एक जैसे हैं या नहीं। तो ये फैक्टोरियल n-1 ही तो है। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि आप जब इस चीज को ब्रेक करेंगे, इसे जब आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा और इस फॉर्म को हम केवल इतना भी लिख सकते हैं, यानी जितना हमें जरूरत है। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं वो भी बात करेंगे, ऐसा हम कब लिखेंगे वो भी बात करेंगे, यानी सारी बात करेंगे। अच्छा, एक दूसरी बात समझिए, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अगर हम ऐसे नहीं लिखना चाहते तो हम ये कहते हैं कि फैक्टोरियल n-2, यही मैं चेंज कर रहा हूं, गौर करिएगा,
फैक्टोरियल n माइनस टू को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n माइनस टू को हम n माइनस टू इंटू, अब एक कम कर दीजिए तो n माइनस थ्री, और इस तरह से लिखेंगे, यानी n माइनस टू फैक्टोरियल लिखेंगे। तो आप अब ये समझ गए कि फैक्टोरियल n को आप जहां तक चाहें वहां तक रोक भी सकते हैं, उसे फाइनल 3 to 1 वहां तक लेके जा भी सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। तो आइए अब इसे समझा जाए, इस बात को समझा जाए कि हम कब रोक लेंगे और कब 3 to 1 तक लास्ट तक लेके जाएंगे। तो ये भी मैं हटाने जा रहा हूं, ये एक प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा था कि ये मैं आपसे शेयर कर सकूं जो मैंने अभी शेयर किया। तो अब देखिए n यहां पर है और यहां पर क्या है, n माइनस टू। इसका मतलब अगर हम किसी तरह से ऊपर फैक्टोरियल n माइनस टू हमें मिल जाता तो हम फैक्टोरियल n माइनस टू जो नीचे है उसे कैंसिल कर पाते। तो डेफिनेटली इसे आप क्या लिखेंगे, n और ये n माइनस वन इंटू n माइनस टू आएगा ना, आ गया ना n माइनस टू। अब यहीं पर फैक्टोरियल लगा दीजिए और अपान में फैक्टोरियल 2 को आप ब्रेक कर लीजिए, क्या कहिए 2 इंटू 1, और ये जो फैक्टोरियल n माइनस टू है वो रहा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या मिला, n इंटू n माइनस वन अपान 2, यानी nc2, इसकी वैल्यू इस तरह से निकाल लिया। इसी तरह से अगर nc3 की वैल्यू निकाल के आप तो क्या निकलता, आइए उसके बारे में बात करें। nc3 अगर ये निकालते तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। आखिरकार यही फार्मूला तो आप लगाते हैं ना, देखिए NCR और ये फार्मूला लगा करके। तो अब आप यहां पर डायरेक्ट सीख चुके हैं और कर सकते हैं। क्या सोच रहे हैं अब आप कि n माइनस थ्री डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में भी n माइनस थ्री फैक्टोरियल हम ले आने का प्रयास करें। तो n और n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री, जैसे ही n माइनस थ्री आपको मिलता है आप इस पर तुरंत फैक्टोरियल लगाइए और इस 3 को ब्रेक कर लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल n minus 3. These two will cancel to each other and you will get n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 to the 6. This is value of NC3. आप समझ रहे हैं बात को? तो ये जो NCR है, कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हुई और ये थोड़ी सी चर्चा है। पूरी चर्चा आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में अच्छी तरह से मिलेगी। और अब आइए हम अपने बाइनोमियल के एक्सपेंशन की ओर चलते हैं और ये बात सीखते हैं कि अगर a प्लस बी टू द पावर n आ जाए तो अब हम क्या लिखेंगे। तो इसे लिखने के लिए गौर से समझिएगा, हमें nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी। आप अभी इसे आप समझ जाएंगे कि अभी हो सकता है कि ये कैसे लिखा जाए, इस पर आपको दिक्कत हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आप कहेंगे यस इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो अभी उस हाउ टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, इस पर हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन अभी इसे पूरा लिख लिया जाए। तो ये क्या होगा, nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 प्लस इसी तरह से चलता चला जाएगा। और आप कह सकते हैं कि यहां पर n थोड़ा पहले लिखते हैं, क्योंकि एक चीज और भी इसी बीच में मैं एक चीज और आपसे शेयर करूंगा। इस तरह से चलता हुआ चला जाएगा प्लस ncr a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r प्लस इसी तरह से चलते हुए आप एकदम लास्ट वाला टर्म जो पाएंगे वो होगा ncn a टू द पावर n माइनस n एंड b टू द पावर n, ये पाएंगे। आप चाहें तो a टू द पावर n माइनस n को आप n माइनस n इज 0 ना, तो a टू द पावर 0, तो a टू द पावर 0 को आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। यानी अगर आप इसे रिमूव कर देते हैं तो आपको मिलेगा ncn b टू द पावर n। तो इसे ऐसे लिख लीजिए b टू द पावर n, ये चीज। अच्छा, हाउ टू मेक दिस वन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो देखिए इन सारे टर्म्स को अगर आप अच्छी तरह से देखें
तो NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 इस तरह से NCR और NCN तक जाएगा, NCN तक जाएगा। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज, पहले वाले टर्म में A का मैक्सिमम पावर, दूसरे में A का कम होता हुआ जा रहा है। देखिए A का पावर कम हुआ, फिर एक और कम हुआ, फिर एक और कम होगा, यानी हर बार कम होता हुआ चला जाएगा। और कितना कम हो रहा है? जितना यहां पर सफिक्स लगा हुआ है, जितना यहां पर सफिक्स लगा है, जितना यहां पर सफिक्स लगा है, जितना यहां पर सफिक्स लगा है। कहने का मतलब यहां पर क्या होगा? A का पावर n-0, और अगर आप यहां n-0 रखें तो n-0 इज रियली n, तो इट्स n ओनली, दैट्स व्हाई इट इज n। तो यहां पर 1 है तो A का पावर n-1, यहां 2 है तो A का पावर n-2, आगे 3 होगा NC3 तो A का पावर n-3, n-4 इस तरह से चलता हुआ चला जाएगा। और जब यहां पर R है तो A का पावर क्या बनेगा? n-r, और यहां पर A का पावर n-n, यानी वो 0, तो A का पावर 0 1 होता है, इसी वजह से उसे अभी यहां से हटाया गया। अब दूसरी बात करते हैं, B भी तो आएगा। बात तो अभी हो रही थी ना, जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म A और B होंगे, लेकिन बीच के सारे टर्म्स में A और B दोनों एक साथ होगा। तो अब फर्स्ट वाले टर्म में देखिए केवल A आया, लास्ट वाले टर्म में केवल B आया, लेकिन अब हर जगह पर A और B दोनों आएगा। तो आप जरा देखिए, यहां पर B का पावर 0 माना जा सकता है ना, क्योंकि B का पावर 0 इज 1 और 1 से इंटू होने पर ये सेम रहेगा। तो B का पावर 0, B का 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, और इसी तरह से यहां पर ये rth टर्म है, जनरल टर्म है, तो यहां पर ये B का पावर R और यहां B का पावर N। तो आप कह सकते हैं कि B धीरे धीरे बड़ा होता हुआ चला गया, A धीरे धीरे कम होता हुआ चला गया, और NC0, NC1, NC2 इस तरह से करते हुए NCR और लास्ट में NCN तक आएंगे। ठीक है, तो बात ये हमें समझ में आ गई कि NC A टू द पावर N, ये NC0 और ये सारी चीजें कैसे काम करेंगे। अब एक दूसरी बात यहीं पर समझ लीजिए, अगर आप A माइनस B का पावर N ये चीज करते, अगर A प्लस B के जगह पर A माइनस B का पावर N होता तो यही सारी चीजें होती, बस प्लस माइनस इस तरह से ये आगे बढ़ रहा होगा। तो NC0 A टू द पावर N माइनस NC1 A टू द पावर N-1 इंटू B प्लस NC2 A टू द पावर N-2 B टू द पावर 2 प्लस, नहीं ना, प्लस नहीं होगा ना, नहीं होगा, ठीक है, माइनस। अच्छा, माइनस लिखने के बाद अगर आप ये डॉट लगाते हैं तो थोड़ा सा देखने में अटपटा लगता है, इस वजह से मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ये वाला टर्म लिख लीजिएगा, जब कोई प्लस वाला टर्म आए तो उसके बाद आप वो सारे डॉट अप्लाई करिएगा, और वही मैं भी कर रहा हूं। NC3 A टू द पावर N-3 B टू द पावर 3 प्लस, अब यहां पर डॉट डॉट आगे बढ़ा दीजिए, और इस तरह से। अब आप एक और बात समझने का प्रयास करिए, जब ये वाला टर्म लिखेंगे, अच्छा आपको ये पता है ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, करते हुए ये वाला कौन सा टर्म है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से करते ये कौन सा टर्म है नहीं पता ना, ये हम कैसे ऐसे बता दें कि ये कौन सा टर्म है। इसी वजह से जब आप A माइनस बी टू द पावर N का एक्सपेंशन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ना, तो ये जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, इस एक्सपेंशन में जब आप कोई जनरल टर्म लिखें, जनरल टर्म को rth टर्म कहते हैं, इसको लिखने का ढंग भी होता है, वो भी शेयर करेंगे आगे अभी थोड़ी देर में। तो ये जब आप जनरल टर्म लिख रहे होते हैं और A माइनस बी टू द पावर N की बात कर रहे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा -1 टू द पावर R NCR A टू द पावर N-R B टू द पावर R, ये लेके चलना पड़ेगा। आप गौर करिए जरा, ये इतना हिस्सा NCR A टू द पावर R B टू द पावर, ये जो है ना,
NCR a to the power n minus r b to the power r, ये इतना हिस्सा एक जैसा है या नहीं? ये इतना हिस्सा एक जैसा है, बस प्लस वाले का एक्सपेंशन करने में ये -1 to the power r, ये इतना हिस्सा नहीं आएगा, बाकी आएगा। और प्लस इस तरह से करते हुए यहां पर लिखिए NCN और b to the power n। तो ये हो गया एक्सपेंशन a प्लस b to the power और a माइनस b to the power n। अच्छा, अब एक बात और समझने की है कि अगर आप मान लीजिए 1 + 1 to the power n आप ये कर रहे होते और आपको बाइनोमियल के हिसाब से एक्सपेंड करने के लिए ही कहा जाता, तो आप क्या करते? तो ऐसे केस में बाइनोमियल के हिसाब से जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो आप क्या कहेंगे? NC0, ये A है और ये वाला B है, अब दोनों 1 हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ेगा अगर ध्यान से नहीं देखा तो ये A है, ये B है, तो ये दोनों 1 हैं, तो A to the power n प्लस NC0 a to the power n minus 1 into b plus NC3 a to the power n minus 3 b to the power b, हम b लिख भी दे रहे हैं, b to the power 2, ये 3 होगा ना, यहाँ 3, ये क्या है, ये 0 कैसे लिख गया, यहाँ 1 आएगा ना और ये 2 आएगा, 2 मतलब इट्स रियली 2। हाँ, ये थोड़ा सा है कि हम कंफ्यूज ना हो, थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। इसका पावर 2 प्लस NC3 1 to the power n minus 3 and 1 to the power 3 एंड इसी तरह से ये चलता चला जाएगा, NCN तक चलता चला जाएगा। अब आप जरा गौर करिए, 1 का पावर n 1 ही तो आएगा ना, 1 से अगर आप NC0 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, NC0 फिर प्लस 1 का पावर ये 1 आएगा इंटू 1 आएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो NC1, और फिर इसी तरह से ये भी NC2 और फिर इसी तरह से NC3 और इसी तरह से ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब एक बात यहां पर मिल गई कि 1 + 1 तो 2 होता है, 2 to the power n is। अब देखिए ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपने बना लिया, 2 to the power n इक्वल टू, आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एक अगली बात कर लेते हैं, अगर हम बीच में माइनस रख लेते तो 1 - 1 to the power n, यही कहते, और यही सारी चीजें प्लस माइनस कंटिन्यू हो जाती कि नहीं, यानी ये चीज एग्जैक्ट यही होता, ए और बी के जगह पर 1 1 ही तो यहां पर भी है, यहां पर 1 ही तो है हर जगह, यानी सेम यही चीज कंटिन्यू हो जाती इस वाली लाइन में। अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो वही कंटिन्यू हो जाएगा। इसका मतलब कि यही वाला रिजल्ट फिर से आएगा, लेकिन अब की बार रिजल्ट क्या आएगा, प्लस माइनस कुछ इस तरह से होके NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस इस तरह से करके ये रिजल्ट आएगा। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस ये सारी चीजें किसके इक्वल हो गई, ये 0 के इक्वल हो गई। अच्छा, अब इसका एक और मतलब निकाल सकते हैं आप कि ये वाला जो नेगेटिव है टर्म, ये जो नेगेटिव टर्म है, इन सारे नेगेटिव टर्म को आप लेफ्ट हैंड में ले आइए, यानी NC1 ये सब प्लस में आ जाएंगे, NC3 प्लस NC5, फिफ्थ वाला टर्म नेगेटिव होगा ना तो वो 6 टर्म होगा हालांकि, लेकिन NC5 वाला जो कोफिशिएंट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, तो इसे इधर लेकर के आइए और प्लस इस तरह से ये सारे, दिस विल बी इक्वल टू NC0
प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस इस तरह से ये बनने लगेगा। अब आप जरा गौर करिए कि ऑड प्लेस पर आने वाले जितने कोफिशिएंट हैं उनका सम that will be equal to sum of all those coefficient which has been placed at even places in the expansion of a plus b in the expansion of a minus b to the power n। आप ये भी कह सकते हैं। अब इसी से एक और मीनिंग निकाली जा सकती है। आप जरा गौर से इस मीनिंग को देखिएगा। यहां बीच से इन सारी चीजों को आप रिमूव करिए और रिमूव करके आप इसे उठा दीजिए। इसे अगर आप उठा लेते हैं तो आप ये कहेंगे कि NC0 के बाद NC2, फिर इसमें आगे क्या आएगा, यहां पर NC4 प्लस NC5 प्लस NC6, इस तरह से ये आते हुए चले जाएंगे सारे। ये भी हटा देते हैं लाइन, इसकी जरूरत ही क्या है। अभी हम तो इसी से एक नया फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहे हैं या एक नई बात बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो हमें जनरली एज अ फार्मूला इस्तेमाल करने में हमारा सपोर्ट करेगा। तो आप क्या कह सकते हैं, ये NC0, NC2, NC4, NC6 यानी जितने और इवन प्लेसेस पर आ रहे हैं कोफिशिएंट, वो सारे कोफिशिएंट तो इसमें मिलते हैं, और जितने ऑड प्लेस पर आ रहे हैं वो सारे भी तो इसी में मिल रहे हैं। समझ रहे बात को? देखिए, ये ऑड प्लेस पर आने वाले कोफिशिएंट हैं और ये इवन प्लेस पर आने वाले कोफिशिएंट हैं। NC, तो आप इसे क्या कह सकते हैं? तो आप जरा गौर करिए, ये NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस ये जितने मैंने लिखे हैं वो ये वाले लिखे हैं, आप देख रहे हैं ये वाले, यानी ऑड प्लेस वाले मैंने लिख दिए हैं। ये सारे ऑड प्लेस पर है ना, 1 2 1 3 और ये 5 ये 7, ये ऑड प्लेस वाले लिख दिए हैं। अब इवन प्लेस वाला क्या है, NC1 NC1 NC3 NC3 NC5 NC5, ये सारी चीजें तो इसी के इक्वल है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये जितने टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स आगे के सारे, वो सारे के सारे टर्म्स मिल करके सेम इसी के इक्वल होंगे। यानी ये इतने टर्म्स प्लस फिर से वही NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस इस तरह से ये सारे के सारे आप ये कह सकते हैं। तो आप ये भी बात कह सकते हैं कि ये तो 2 बार हो गया। क्या चीज? ये तो 2 बार हो गया, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस ये सारी चीजें तो 2 बार हो गई। अगर ये सारी चीजें 2 बार हो गई तो ये तो 2 to the power n है ना, ये 2 to the power n है। अच्छा, इसके बाद जो लिखना है मुझे, अभी इसे रब नहीं करेंगे, इसके बाद जो लिखना है वो यहां लिखते हैं। तो अब आप सोचिए, ये 2 इज मल्टीप्लाइंग इन RHS, देन जस्ट प्लेस इन LHS। अगर ये प्लेस करेंगे तो ये नीचे आएगा, 2 to the power n लिखा है और उसके नीचे 2 आ जाएगा, तो इस 2 का पावर तो 1 है। और अब आप इसे कह सकते हैं 2 to the power n minus 1, यानी दिस इज इक्वल टू NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस इस तरह से। यानी ये एक फार्मूला मिला आपको। 2 to the power n minus 1 को आप डायरेक्ट इस तरह से यूज कर सकते हैं, और जैसे इसे आपने कहा है ठीक इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि 2 to the power, गौर से इस बात को सुनिएगा, जैसे आपने ये सारा कुछ प्रूव कर दिया ना कि ये सब के सब ऑड प्लेस पर आने वाले सारे कोफिशिएंट्स का सम 2 to the power n minus 1 होता है। इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं इवन प्लेस पर आने वाले सारे कोफिशिएंट्स का सम 2 to the power n minus 1 होता है। यानी NC1
प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस इस तरह से, यानी दिस होल is equal to this and this whole is also equal to this because these two are equal. Here you have said. आपने यहां पर देखिए प्रूव किया है ना, ये दोनों एक जैसे हैं, तो जब इसकी वैल्यू ये है तो इसकी भी वैल्यू यही होगी, है। तो आपने कुछ यहां पर सीखा कि एक्सपेंशन में क्या सारी चीजें चलती हैं, उसे एक्सपेंड कैसे करते हैं, सारे कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं। अभी बड़ी बेसिक बात की गई है और इस बेसिक बात में यहां पर हम लोग पहुंचाए हैं। अब मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं आपको बताने के लिए, और क्वेश्चंस की बारी आती है तो एक चीज और मैं बताता हूं आपको, इसके बाद ये वीडियो बंद करेंगे और क्वेश्चंस पर दूसरी वीडियो में बात करेंगे। एक चीज और आती है, चूंकि सारी चीजें हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इसकी भी बात कर लीजिए एज अ फॉर्मूला। इस बात को याद रखिएगा कि a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर n अगर है तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ सच टाइप ऑफ जस्ट थिंग्स कि इसे जब आप एक्सपेंड करेंगे तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 2, इतने टर्म्स इसमें आते हैं। और फिर और कुछ है, और नंबर ऑफ टर्म्स, एक चीज और है, वो क्या है, वो है कि मतलब मैं थोड़ा पहले ही इसे नोट करके इसलिए रख लिया ना कि मैं कोई चीज स्लिप न कर जाऊं, कोई चीज बताने से रह न जाए, तो इस वजह से मैंने नोट करके रख लिया ताकि आपके साथ सारी चीजें शेयर की जा सकें। जैसे इसमें एक बात और है कि a प्लस बी टू द पावर n और a माइनस बी टू द पावर n। मान लीजिए आप इसका एक्सपेंशन करते हैं a प्लस बी टू द पावर n, अगर आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो n प्लस 1 टर्म्स आएंगे, ठीक है, n प्लस 1 टर्म्स आएंगे। a माइनस बी टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो भी n प्लस 1 टर्म्स मिलेंगे आपको। अब आप जरा देखिए, अगर इन दोनों को आप ऐड कर दें तो कितने टर्म्स मिलेंगे, क्योंकि इसके एक्सपेंशन, इन दोनों के एक्सपेंशन में जो टर्म्स मिलेंगे वो सारे टर्म्स एक जैसे मिलेंगे। और आप देखिए इसमें ऑड प्लेस पर आने वाले सारे टर्म्स पॉजिटिव, और क्या मैंने बोला, हाँ, ऑड प्लेसेस पर आने वाले सारे टर्म्स पॉजिटिव और इवन प्लेसेस पर आने वाले सारे टर्म्स नेगेटिव होंगे। इसका मतलब इवन प्लेस पर आने वाले टर्म्स और यहां पर इवन प्लेस पर आने वाले टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और शायद मेरी बात आप समझ रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं डेफिनेटली समझ रहे होंगे, और एक नया कंसेप्ट, नई चीज आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ध्यान से ही सुन रहे होंगे। तो a प्लस बी टू द पावर n और a माइनस बी टू द पावर n, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे, और a प्लस बी टू द पावर n और माइनस अगर a माइनस बी टू द पावर n कर दिया तो इसके एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, उसकी बात कर लेते हैं। यही दो थे, अच्छा, इवन ऑड पर, हाँ ठीक है। अगर यहां पर देखिए, यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 अपॉन 2 होंगे, लेकिन शर्त यह है कि n को इवन होना पड़ेगा, if n इज इवन। बात को समझिएगा, यहां पर अभी हम लोग ऑड की भी बात करेंगे। if n इज ऑड, सॉरी ये गलत चला गया, इसे करेक्ट करिए, इमीडिएट करेक्ट करिए। इफ n इज ऑड, यहां पर मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, उसको देखने के चक्कर में कि दूसरा क्या मुझे बताना है, तो यहां पर लिखिए ऑड, है ना। अगर n की वैल्यू ऑड है तो ऐसे केस में नंबर ऑफ टर्म्स
नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ ठीक है, यहाँ सही है। ऑड अगर है n की वैल्यू तो ऐसे केस में नंबर ऑफ टर्म्स ये होंगे। और आप जरा गौर करिए, यही दोनों की बात कर लीजिए, इन्हीं दोनों की बात कर लीजिए। अगर n की वैल्यू n इज, इफ लगाइए भाई, ये क्या लिख दे रहा हूं मैं, इफ यहां आएगा, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो ऐसे केस में नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion in these two cases will be n by 2, है ना। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस पर, और जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वो वीडियो इससे बड़ी होगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, क्योंकि ये बहुत मजेदार चैप्टर है। जब आप इसके सारी चीजें, दोनों वीडियो सुन लेंगे, समझ लेंगे ना, तो आप डेफिनेटली यू विल लव दिस चैप्टर, और इसके सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। तो मिलते हैं एक दूसरे से, जस्ट स्टे ट्यून्ड।